हेलो। तो आज अपन सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब हिंदी में मतलब होता है विलियन। अब देखो, विलियन वाले चैप्टर होता है ना अपन को, उसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो अपन को एक बार देख लेना है बस। देखो, तो आज अपन सॉल्यूशन का पार्ट 1 करेंगे। इसको अपन दो लेक्चरों में करेंगे, 1 आवर के, यानी 1 आवर का आज और 1 आवर का कल। ठीक है, इस प्रकार अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर में अपन को सबसे पहले देखना है विलियन क्या होता है। तो देखो, विलियन सीधी सी बात है, विलियन क्या होता है कि विलयन का मतलब होता है एक पदार्थ ए है और इस पदार्थ बी को, दोनों को, कम से कम दो पदार्थों को मिलाएंगे तो वो विलयन बनेगा। एक पदार्थ से कभी विलयन नहीं बन सकता। ठीक है, एक पदार्थ का कभी विलयन नहीं। देखो, विलयन का मतलब होता है दो पदार्थ विलय हो, है ना। तो उसमें देखो, ये ठोस हो सकता है, ये गैस हो सकती है ना। ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, ये लिक्विड लिक्विड हो सकता है। सॉलिड सॉलिड का विलयन नहीं होता। सॉलिड गैस का हो सकता है, गैस सॉलिड का हो सकता है। बहुत प्रकार के विलयन होते हैं, पर अपन यहाँ पर लिक्विड लिक्विड और एक सॉलिड लिक्विड विलयन पढ़ेंगे, दो प्रकार के विलयन। ठीक है। अब गैसों की भी द्रव में विलयता होती है, गैसों की ठोस में विलयता होती है। गैसों में ठोस की विलयता कैसे होती है? अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है कि एक ये अधिशोषित पदार्थ होता है और इस पर बहुत सारी गैसें आके चिपक जाए गैस के अणु, तो ये भी एक प्रकार का विलयन बनना हुआ है, विलयन का बनना हुआ है। तो अब अपन विलयन बनाते हैं। ठीक है, अब अपन ने विलयन बना लिए, दो प्रकार के विलयन बनेंगे अपन। एक तो लिक्विड लिक्विड लिक्विड, एक सॉलिड लिक्विड। ठीक है। अब एक मेरी बात समझो, विलयन में कितने पदार्थ होते हैं? कम से कम दो होते हैं, ए और बी। एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलायक क्या होता है? जिसके अंदर कोई पदार्थ को घोला जा सकता है। जैसे अपना सबसे अच्छा विलायक क्या है? H2O। H2O पानी के अंदर सब कुछ घोला जा सकता है। अब ये H2O कैसा है? एक ध्रुवीय विलायक। इसके अलावा अध्रुवीय विलायक होते हैं, जो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखो, अब अब किसी विलयन को द्रव विलयन कब कहेंगे? द्रव विलयन तब कहेंगे जब उसमें विलायक द्रव हो। क्या हो? विलायक। और जो विलेय है, ए, वो कुछ भी हो सकता है। वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। पर वो जिसका जो विलयन है वो द्रव में होगा, मतलब उसका विलायक द्रव होगा। जैसे पानी से बना हुआ जितने भी विलयन होते हैं सब द्रव विलयन होते हैं। अब द्विअंगी विलयन क्या होता है? एक ऐसा विलयन जिसमें सिर्फ दो ही चीज हों, एक ए और बी, एक विलय एक विलायक, द्विअंगी होता है। त्रिअंगी क्या होता है? जिसमें दो विलय होते हैं। और बहुअंगी कौन से होते हैं? जिसमें बहुत सारे विलय होते हैं। अब देखो, एक टर्म आती है, अपन विलयन तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, विलयन को अपन अच्छे से समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन अपनी जो मेन टर्म आती है वो क्या है? वो क्या है भाई? तो देखो, मेन टर्म जो अपनी आती है वो है भाई वाष्प दाब। वाष्प दाब। देखो, वाष्प दाब, इसको अपन, ये एक तरह का प्रेशर ही होता है। क्या होता है? प्रेशर। ठीक है। अभी एक प्रेशर होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर, PRESSUR, वेपर प्रेशर। अब देखो, एक तरह का वाष्प दाब ही होता है ये। अब इसमें होता क्या है भाई? इसमें होता क्या है भाई? तो इसमें देखो, सिंपल सी बात है। अब इसमें होता क्या है कि अपन, जब भी कोई द्रव का विलयन होता है, जैसे ये एक कंटेनर लिया अपन ने, है ना, इसमें अपन ने लिक्विड भर रखा है। अब इस लिक्विड में क्या है? विलय है, विलय भी है और विलायक भी है, मतलब ये एक विलयन है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या हो रहा है कि इससे इसकी वाष्प बन रही है। देखो, वाष्पन की जो प्रोसेस होती है ना, वो लगातार चलती रहती है नॉर्मल टेम्परेचर पर भी। एक बात बताओ, ये कटोरी में पानी रखा है, अपन ने नॉर्मल कमरे में रखा है, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, वाष्प की तरह उठता जाएगा। अपन ने कोई एक्स्ट्रा हीट दी? नहीं दी, नहीं दी ना, तब भी वो हो रहा है। तो ये एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया है जो अपने आप चलती रहती है। इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन। इवेप्यूरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो लगातार चलती रहती है। क्या होती रहती है भाई? लगातार चलती रहती है ना। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो लगातार चलती रहती है। ठीक है। ठीक है, अपने आप वाष्प बनती है। ठीक है। अगर अपन इसी पानी को इसी पानी को आग पर रख के गर्म करें और गर्म करके फिर उसकी वाष्प बनाएं अपन, फिर उसका वेपर बनाएं, तो उसे कहते हैं वेपोरेशन। वेपोरेशन। देखो, दोनों दोनों शब्द अलग है। वो इवोपोरेशन है, ये वेपोरेशन है। वेपोरेशन का मतलब है अपन फोर्सफुली उसकी भाप बना रहे हैं, और इवोपोरेशन का मतलब है वो प्राकृतिक
प्रकृति खुद बना रही है, किसी भी टेम्परेचर बना सकती है। 0 टेम्परेचर पर भी वाष्प बनती है, वो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक किसी भी ताप पर, कमरे के ताप पर, बाहर धूप में रखा है, अंदर रखा है, फ्रिज में रखा है, तब भी इवोपोरेशन होता रहता है। इवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। अब वाष्पीकरण हमेशा चलती रहती है तो क्या होती है, इससे ये छोटे छोटे वाष्पों के कण बनेंगे, ठीक है। अब ये वाष्प के कण होते हैं ना, ये वाष्प के कण में क्या है भाई, वाष्प के कण में विलय है और विलायक है, मतलब वही पानी या फिर जो भी अपन ने मिलाया है उसी के अरे एक बात बताओ, उसी के तो कण हैं, और उसी के कण क्या हैं, ये कण भी तो मोल के रूप में ही होते हैं, मोल के रूप में। अरे यार m बराबर Na, है ना, Na Na यार, मोल बराबर क्या होता है, Na, ये मोलों की संख्या और उसके परमाणु कणों की खुद की संख्या, उसके कणों की संख्या, यही तो होती है। अब देखो मेरी बात समझो, मेरी बात इतनी सी समझो कि ये अपन ने पानी लिया, ठीक है, इस पानी की यहाँ वाष्प बनी, ठीक है, ये वाष्प बनी, ठीक है, इतनी सी वाष्प बनी। इस वाष्प ने इस पानी की जो सतह है, सरफेस एरिया है, इस सतह पर जो प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया वाष्प का, यार हवा का प्रेशर नहीं होता है क्या, होता है भाई, ये जो सतह के प्रेशर लगाया, इसी प्रेशर को अपन कहते हैं वेपर प्रेशर, समझ आया। यानी कब, जिसकी एक कंडीशन होती है लगाने की, पर होता क्या है प्रेशर, ये समझ आया अपन को। चलो अब अपन प्रेशर समझ चुके हैं तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या होता है कि जैसे अपन देखते हैं कि जैसे जैसे वाष्प बनती है, अगर यहाँ इस पर एक कटोरी के ऊपर अपन ने क्या रख दिया, ढक्कन रख दिया, ढक्कन रखते हैं तो देखो वाष्प बनती है, क्या होता है, यहाँ से वाष्प बनेगी, पर यहाँ जाके वो संघनित हो जाती है, इसको कहते हैं संघनन की प्रोसेस। संघनन मतलब कंडेंसेशन, क्या हो रहा है यहाँ पर, कंडेंसेशन हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है कि नीचे से तो वाष्प बन के ऊपर जा रही है और ऊपर से कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब एक ऐसी समय आएगा जब कंडेंसेशन की दर और इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वेपोरेशन नहीं, वेपोरेशन तो एक फोर्सफुली प्रोसेस है, फोर्सफुली प्रोसेस नहीं, इवोपोरेशन और जो सामान्य कंडेंसेशन हो रहा है वो, ये दोनों अगर साम्य में हो जाएं, यानी यानी x जो इसमें कोई पदार्थ भरा है x, ठीक है। अब x एक तो लिक्विड अवस्था में है और यहाँ एक वाष्प अवस्था में, वाष्प को अपन गैस कहते हैं, ठीक है। तो x की लिक्विड अवस्था और x की वाष्प अवस्था, x की लिक्विड अवस्था और वाष्प अवस्था, अब देखो लिक्विड को गैस में बदलने की प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन, यानी ये है इवेपोरेशन, और गैस को लिक्विड बनाने की प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन। अब ये दोनों रेट, इन दोनों की रेट, यानी रेट ऑफ इवोपोरेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो इस जगह पे आ जाता है साम्य। मैंने ये नहीं कहा कि भाई इवोपोरेशन जितना हुआ है उतना कंडेंसेशन हुआ है, नहीं, इन दोनों की मतलब जितना मतलब जल संघनित हुआ है उतनी ही वाष्प, ऐसी नहीं किया मैंने, उनकी सांद्रता बराबर नहीं किया मैंने, रेट बराबर की है कि मतलब जितना इवोपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है, मात्रा के बराबर नहीं की है मैंने। तो इन दोनों की अब अगर क्या कहते हैं वो रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर आ जाए तो साम्य आ जाता है। अब इस साम्य की कंडीशन पर जो वाष्प के कण हैं उन्होंने जो लिक्विड की सतह है उस पर जो प्रेशर लगाया है, साम्य पर जो प्रेशर लगाया है उसको कहेंगे अपन वेपर प्रेशर। समझ आई बातें। रेट ऑफ इवोपोरेशन बराबर हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के टाइम पर जो साम्य अवस्था आती है, उस स्थिति में जो वाष्प दाब लगाया गया है, जो दाब लगाया गया है उसी दाब को अपन वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब की प्रोसेस समझ आई, मतलब ये इन कणों द्वारा लगाया गया है। अब मेरी बात समझो, एक्स लिक्विड और एक्स गैस के बीच में आई है साम्य अवस्था। अब साम्य आया है तो साम्य स्थिरांक आएगा, क्या आएगा, साम्य स्थिरांक को अपन के से डिनोट करते हैं। अब देखो क्योंकि यहाँ पर वाष्प दाब यानी प्रेशर की बात आ रही है, तो प्रेशर के लिए जो दाब के लिए अपन जो साम्य स्थिरांक लेते हैं वो होता है Kp, के एक्स लिया जाता है किसके लिए, के सी लिया जाता है सांद्रता के लिए, के पी लिया जाता है दाब के लिए, और के एक्स लिया जाता है मोल भिन्न के लिए। अपन ये मोल उसमें साम्य वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, साम्यावस्था वाले चैप्टर में, है ना। तो के सी सांद्रता वाला नहीं लेना है, के पी लेना है, के दाब वाला। अब देखो के पी, अब के पी क्या होता है,
Kp बराबर होता है भाई साहब प्रोडक्ट के मोल, है ना, प्रोडक्ट की मोल बटे वो बी बटे रिएक्टेंट के मोल ए। अब देखो रिएक्टेंट लिक्विड में है यहाँ पर, तो लिक्विड को काउंट नहीं करते हैं, ओनली प्रोडक्ट काउंट होगा। तो केपी डायरेक्ट, केपी है वो डायरेक्ट आएगा प्रेशर ऑफ एक्स गैस, प्रेशर ऑफ एक्स गैस का, यानी एक्स गैस के प्रेशर के बराबर होगा केपी। क्यों हुआ? क्योंकि लिक्विड, देखो साम्य अवस्था में लिक्विड और सॉलिड को काउंट नहीं किया जाता है, साम्य सिर्फ गैस का लिया जाता है, गैस का लिया जाता है, ठीक है, ये तो अपन को पता है। अब यहाँ पर अपन केपी प्रेशर के ले रहे हैं तो प्रेशर लिया जाएगा गैस का, ठीक है, ये तो ये भी अपन को पता है, प्रेशर लिया जाए तो किसका लिया जाएगा? एक्स गैस का। और गैस कौन सी अवस्था में है? गैस है जो भाप में है, भाप। अब भाप में जितने इसके मोल हैं, यानी वाष्प में जितने इसके मोल हैं, उन मोल का प्रेशर लेना है अपन को, यहाँ पर समझ आई बात है। अब वाष्प दाब किस पर परिभाषित होता है? साम्य पर परिभाषित होता है, इतना अपन समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, चलो। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा है? अभी तक अपन ने ये सीखा है कि भाई साहब जब एक लिक्विड भरा होता है, एक विलयन भरा होता है, तो उसके उसमें इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है, इवोपोरेशन के बाद उसमें कंडेंसेशन आता है, तो इसके एक्स लिक्विड से ये प्रोसेस होती है भाई एक्स गैस की, ये एक साम्य आ जाता है। इस स्थिति पे साम्य पर क्या होता है? रेट ऑफ इवोपोरेशन बराबर हो जाती है रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी बाष्पीकरण की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है। इस स्थिति पे क्या आ जाता है? साम्य आ जाता है। और साम्य की इस स्थिति पर इस ये वाष्प के कणों द्वारा इसकी सतह, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ये हो जाता है वाष्प दाब। अब इस वाष्प दाब को अपन कैसे लिखेंगे? के पी इजिकल टू पी और एक्स गैस का, इस गैस का वाष्प दाब, एक्स गैस का वाष्प दाब, ये तक अपना अपन ने भी सीख लिया है। और एक चीज और अपन सीख चुके हैं कि जो वाष्प दाब है वो साम्य पर परिभाषित होता है, यानी साम्य पर परिभाषित होता है। अभी एक बात समझो, यहाँ से अपन ये भी जान चुके हैं कि वाष्प दाब है वो साम्य पर, साम्य पर निर्भर करता है। अब देखो साम्य होता है ना, साम्य, साम्य, साम्य वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे साम्य सिर्फ ताप का फलन होता है, ताप का फलन, यानी सिर्फ साम्य ताप पर निर्भर करता है, तो वाष्प दाब भी सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। साम्य वाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है, लेकिन एक चीज पर और वाष्प दाब निर्भर करता है, किस पर? कि यार द्रव्य कैसा है, जो द्रव लिया है अपन ने वो किस प्रकार का है। अगर देखो अपन लेते हैं भाई यार, अल्कोहल जल्दी वाष्पित हो जाता है, जल्दी वाष्प बन के उड़ जाता है, पानी 100 डिग्री पर होता है, कोई 80 पे होता है, कोई 60 डिग्री पर होता है, तो इसी के आधार पर तो अपन इनको ये वाष्पीकरण विधि के आधार पर भी तो अपन पदार्थों को अलग करते हैं, सही बात नहीं है क्या? तो द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर द्रव फिक्स कर दिया, जैसे वाटर फिक्स कर दिया भाई, सॉल्यूशन सिर्फ अपन वाटर का लेंगे, तो वाटर फिक्स कर दिया, तो किसी द्रव के लिए, किसी द्रव के लिए वाष्प दाब सिर्फ ताप का फलन है। अगर द्रव फिक्स कर दिया तुम्हारे लिए, मतलब जो पानी है वो फिक्स कर दिया कि पानी ही लेना है तुम्हें, पानी से ही विलयन बनाना है, तो उसका वाष्प दाब सिर्फ ताप पर फलन होगा, ठीक है। देखो वाष्प दाब बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करेगा, उसके, देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी पृष्ठीय सतह पर लग रहा है भाई, इसके सरफेस एरिया पर लग रहा है, तो इस सरफेस एरिया पर निर्भर नहीं करता यार, ये तो एक ऐसा फलन है जो इतने से में भी पता लग जाएगा, इतने में भी पता लग रहा है, तो वाष्प दाब इन चीजों पर निर्भर नहीं करता। अब देखो वाष्प दाब है वो एक सघन गुणधर्म है, वाष्प दाब ये अपन को याद रखना है, सघन गुणधर्म है, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, मात्रा स्वतंत्र, सघन का मतलब होता है मात्रा स्वतंत्र, ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना, सघन और विस्तीर्ण गुणधर्म उन्हीं में से है, ठीक है, इतना अपन कर लिया। अब देखो संघनन तथा वाष्पीकरण दोनों पृष्ठीय परिघटना है, परंतु वाष्प दाब एक पृष्ठीय परिघटना नहीं है, इस लाइन का समझो। देखो देखो मेरी बात समझो, एक तुम इतनी बाल्टी लो, ठीक है, बाल्टी ले ली, अब इसमें तुमने पानी इतना ले रखा है, कितना? 1 लीटर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ मतलब यानी इवोपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रही है इसमें, ठीक है। अब तुमने इसकी जगह इतना चौड़ा वो लिया, ठीक है ना, और इसमें भी 1 लीटर पानी भर दिया,
ठीक है। और इस पे भी अपन ने इसको भी पानी में रख दिया, तो अब इधर भी इवोपोरेशन होगा, लेकिन देखो इवोपोरेशन यहाँ इतने एरिया में होगा, इतनी सारी धूप लेके, इतनी सारी एनर्जी लेके ये इवोपोरेशन होगा। तो अपन सीधा सा जानते हैं कि जितना चौड़ा बर्तन होगा या जितना सरफेस एरिया होगा, इवोपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। अब इतना ज़्यादा सरफेस एरिया का इवोपोरेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। पर इसमें देखो इतने से एरिया, अब ये नीचे वाले जो पानी के कण हैं उन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पानी पर, इस पर तो इतने सारे पानी पर फर्क पड़ेगा। मतलब इवोपोरेशन और कंडेंसेशन एक पृष्ठीय परिघटना है, लेकिन देखो यहाँ के जो वाष्प बनेगी उस वाष्प द्वारा इसकी सतह पर लगाया गया वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, यहाँ जो वाष्प बनेगी इसकी वाष्प द्वारा इसकी सतह पर लगाया गया दाब वेपर प्रेशर दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि द्रव सेम है और ताप सेम है। क्योंकि मैंने बोला है वाष्प दाब सिर्फ ताप का फलन है, तो और कोई चीज़ पे निर्भर नहीं करेगा। तो अब अपन कह सकते हैं कि इवोपोरेशन और कंडेंसेशन तो सरफेस प्रोसेस है, यानी सरफेस फिनोमिना है, मतलब पृष्ठीय परिघटना है, लेकिन वाष्प दाब पृष्ठीय परिघटना नहीं है। अब देखो वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव देख लो। देखो वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव अपन समझ सकते हैं। देखो अपन को पता है कि Kp बराबर क्या होता है, पी एक्स, जो गैसीय अवस्था में एक्स के मोल है ना, एक्स के मोल है उनका दाब, है ना, ये गैसीय अवस्था का। अब देखो जो वाष्प दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Kp के, है ना। और Kp यानी K एक क्या है, साम्यस्थिरान नियतांक, और साम्यस्थिरान नियतांक में अपन जानते हैं कि x लिक्विड है वो एक्स गैस में बदल रहा है, मतलब ये प्रोसेस आगे भी जा रही है और ये प्रोसेस पीछे भी आ रही है। इसके के को कहेंगे अपन के फॉरवर्ड और इसको कहेंगे के बैकवर्ड। अब जो के बैकवर्ड और के फॉरवर्ड है, ये के पी है जो निर्भर कर रहा है के फॉरवर्ड बटे के बैकवर्ड पर। अब अपन क्या जानते हैं कि ताप बढ़ाते हैं ना, ताप बढ़ाते हैं तो के फॉरवर्ड भी बढ़ता है और के बैकवर्ड भी बढ़ता है, मतलब के पी पर फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ताप बढ़ाने पर दो चीजें होती हैं। एक तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, एक्सो, और एक होती है एंडो। एंडो का मतलब ऊष्मा शोषी, है ना, और एक होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ताप बढ़ाने पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की क्रियाविधि घट जाती है, क्योंकि वो खुद ताप निकाल रही है, ऊष्मा का क्षेपण करती है, ताप निकाल रही है। अगर अपन ताप दें, कोई चीज खुद से ताप निकाल रही है और उसको अपन एक्स्ट्रा ताप दे, तो उसकी ये प्रकृति, उसकी मतलब होने की प्रक्रिया को रोकेगी। एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जैसे किसी पदार्थ का जलना। अब कि कोई पदार्थ जल रहा है तो वो ऊष्मा का शोषण करके जलता है। अब कोई पदार्थ जैसे कोयला जलता है, ऊष्मा का शोषण करके जलता है। अगर कोयले को अपन बहुत ज़्यादा गर्म कर दे तो वो जलेगा। मतलब अगर कोयले को जलाना है, एक ऐसी प्रोसेस, ऊष्माशोषी प्रोसेस को लिए ताप बढ़ाया जाए तो वो रिएक्शन आगे होती है। तो अब एक बात बताओ, अगर एक्स लिक्विड से एक्स गैस बनना और एक्स गैस से एक्स लिक्विड बनना, ठीक है। अब इनमें से एक बात बताओ, इनमें से अगर कोई प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस है, वो ऊष्मा शोषी हुई, यानी ये ऊपर वाला के फॉरवर्ड वाला ऊष्मा शोषी प्रोसेस हुई, तो ताप बढ़ाएं अपन, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो के फॉरवर्ड ज़्यादा बढ़ेगा। समझ आई बात? के फॉरवर्ड ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो के फॉरवर्ड ज़्यादा बढ़ेगा और के बैकवर्ड कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऊष्मा शोषी है तो ये ऊष्मा क्षेपी होगा। उल्टा ही तो प्रक्रम है ये, उल्टा ही तो है। ये ऊष्मा शोषी है तो ये ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा, ये वाला एक्स लिक्विड, एक्स गैस से लिक्विड बनना, एक्स गैस से ये लिक्विड बनना, ये उल्टा ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। ऊष्मा क्षेपी के लिए ताप बढ़ाएंगे तो ये प्रोसेस धीरे हो जाएगी। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें गैस ज़्यादा बनेगी। अब गैस ज़्यादा बनेगी तो रिएक्शन आगे जाएगी, के फॉरवर्ड ज़्यादा होगा और ये के बैकवर्ड कम बढ़ेगा, तो मतलब ओवरऑल के पी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब अपन ने उस गैस को देख के, उस जो पदार्थ लिया है उसको देख के बता रहे हैं कि उसकी प्रोसेस कैसी है। अगर ऊष्माशोषी प्रोसेस है तो के फॉरवर्ड ज़्यादा बढ़ेगा, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है तो के फॉरवर्ड कम बढ़ेगा, के बैकवर्ड ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली मतलब इस पर निर्भर कर रहा है कि के पी डायरेक्टली निर्भर कर रहा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रक्रम पर, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रक्रम पर। इतना अपन समझ चुके हैं, तो डायरेक्टली इस पर निर्भर कर रहा है। तो अब अपन इसके लिए एक सूत्र निकालते हैं और उसने सूत्र को दिया है आर्हेनियस समीकरण द्वारा, ठीक है, आर्हेनियस समीकरण द्वारा। तो अब अपन क्या देखते हैं, तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले कि ये देखो, मेरी बात समझो। अब समझने की बात क्या है भाई, सब समझने की बात ये है, मान लो कि एक्स लिक्विड है
उससे ये हो रही है एक्स गैस बन रही है। ठीक है, ठीक है, बन रही है। ये अभिक्रिया अपन ने मान ली यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है, मतलब इससे डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है मतलब डेल्टा एच का पॉजिटिव हो रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव होना मतलब 0 से अधिक होने का मतलब है ऊष्मा शोषी प्रोसेस है, ऊष्मा शोषी प्रोसेस है। ठीक है, अब अपन ने खुद ने कह दिया कि एक्स लिक्विड का गैस में बदलना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। अपन ने ये बात खुद ने की है कि ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ठीक है, अपन ने माना है ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका केपी लिख दिया अपन ने। केपी सिर्फ लिक्विड पे निर्भर नहीं करता, गैस पे निर्भर करता है, तो पी एक्स गैस का ओनली ये वाला भी चीज लिख दी। अब अपन देखो क्या कहते हैं कि माना T1 ताप पर ये K1 है ना, K1 था, और T2 ताप पर ये क्या हो गया K2, और अपन ने मान लिया कि T1 कम था, यानी T1 और T2 मान लो T1 लिया अपन ने 20 डिग्री सेल्सियस पर और ये ले लिया 30 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब T2 को ज़्यादा लिया है। ठीक है, ये चीज़ अपन ने मान ली। तो अब आरेनीय समीकरण क्या होती है, जो समीकरण होती है वो देखो एक, ये अब देखो तुम्हें याद ही रखना है, Ln के इक्विलिब्रियम ना माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी प्लस डेल्टा आर एस नॉट आर। ठीक है, ये एक समीकरण है जो तुम्हें यहाँ भी याद रखनी है, तुम्हें साम्यावस्था में भी याद रखनी है, तुम्हें ऊष्मा गति की तीनों चैप्टरों में ये रिएक्शन आएगी, तुम्हारे ये समीकरण याद आएगा, तो ये तुम्हें याद रखना है। अब इसमें तुम्हें मैं समझा देता हूँ। तो देखिए ये तो नेचुरल लॉग है, ये के इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये क्या है डेल्टा आर एच नॉट। देखो डेल्टा एच तो अपन जानते हैं, अब जब नॉट लग जाता है तो मानक अवस्था की हो जाती है, कोई भी चीज़ जिस पर नॉट लग जाता है ना वो मानक अवस्था की हो जाती है। और ये डेल्टा एच क्या है, ये वो एंथैल्पी है, एंथैल्पी है भाई, मैं बता चुका हूँ ना कि डेल्टा एच एंथैल्पी होती है, डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा होती है, डेल्टा एस एंट्रोपी होती है। ये सब चीज़ें मैं तुम्हें पहले भी थर्मोडायनेमिक्स में बता चुका हूँ। तो ये क्या है, एंथैल्पी है। अब ये मानक अवस्था की हो गई, और आर का मतलब क्या हो गई है, आर का मतलब अभिक्रिया, एक्स इसका मतलब ये रिएक्शन की वो है, यानी ये डेल्टा आर एच नॉट क्या है, मानक अवस्था में निर्माण की एंथैल्पी है, ये निर्माण की एंथैल्पी, निर्माण कह सकते हैं या अभिक्रिया की कह सकते हैं। आर का रिएक्शन, आर से मतलब होता है रिएक्शन, तो ये मानक अवस्था में अभिक्रिया की एंथैल्पी है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, डेल्टा आर एस नॉट को ये कहेंगे अपन मानक अवस्था में अभिक्रिया की एंट्रोपी। ठीक है, आर क्या है, रेडवर्क नियतांक, टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो आर एक रेडवर्क नियतांक है, ये डेल्टा आर एस नॉट है ना, ये भी एक कांस्टेंट ही होता है, मान लेते हैं इसे, होती तो नहीं है कांस्टेंट लेकिन माना जाता है इसलिए इस समीकरण के लिए। तो अब अपने पास, और इसको भी कांस्टेंट माना जाता है कि मतलब इसकी ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। ठीक है, इतना अपन ने मान लिया है। तो अब देखो, अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा एल एन के इक्विलिब्रियम बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर टी। अब ये कांस्टेंट मान लिया इसको, और इसको भी कांस्टेंट माना है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इस इन दोनों को एक कांस्टेंट मान लिया सी। ठीक है, अब अपने क्या बोला है कि T1 ताप पर क्या है K1 इक्विलिब्रियम, और T2 ताप पर क्या है K2। तो ले ln K1 बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट आर T1 प्लस सी। ठीक है, दूसरा समीकरण देखो, ln K2 इजिकल टू माइनस डेल्टा आर एच नॉट आर T2 प्लस सी। ठीक है, लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं कि सीधी सी बात है, अब इनमें से समीकरण दो में से इस दो, क्योंकि अपन को पता है कि T2 ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है, तो समीकरण दो में से घटा दो एक को। अब समीकरण दो में से देखो, इस पक्ष को एक तरफ घटाना है, इस पक्ष को एक तरफ घटाना है। अब घटाओ, ln K2 माइनस ln K1, दो में से एक को घटा रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो दो वाला पहले आएगा माइनस डेल्टा आर, अब देखो घटाएंगे ना तो ये दोनों सेम सेम है तो कट जाएंगे। ठीक है, डेल्टा आर एच नॉट बटे आर T2 माइनस डेल्टा आर एच, अब देखो माइनस और इसका खुद का माइनस डेल्टा आर और T1। ठीक है, T1। अब देखो ln K2, अब देखो log K2 log A माइनस log B, ये होता है log ये ln K2 बटे K1।
ठीक है, ये अपन जानते हैं लोग के फॉर्मूले, माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाहर आ जाएगा बटे आर बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1/T2 -1/T1। कैसे बचा? देखो मैंने माइनस कॉमन लिया है, डायरेक्ट माइनस कॉमन लिया है तो माइनस में ये भी माइनस, तो ये प्लस बचा, ये प्लस माइनस माइनस, तो अगर मैं माइनस को कॉमन नहीं लूँ तो ये माइनस, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ln K2/K1, तो यहाँ देखो डेल्टा आर एच नॉट बटे आर, अब देखो ये माइनस में है तो देखो इन दोनों को नीचे ले लो, T1 T2, और ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो क्या बचेगा भाई साहब, इधर जाएगा तो -T1, और ये इधर जाएगा +T2। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ln K2/K1 बराबर डेल्टा आर एच नॉट बटे आर T2 -T1/T1 T2, ये आ जाएगा समीकरण। ये समीकरण बन गया अपना। अब ये समीकरण, ये जो समीकरण बना है ना, इस समीकरण, ये अपन को याद रखना है ना। तो देखो अपन को पहले तो याद करना है ln p, है ना, ln Kp, ओके, इक्विलिब्रियम बराबर होता है माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी की प्लस सी। अब उन दोनों समीकरणों को, ये तो अलग था, इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या बचा, ln K2/K1 बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी आर, और T2 -T1/T1 T2। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, अपन ने क्या निकाला था कि Kp बराबर क्या था अपना, Px गैस। ठीक है, अगर K1 होगा तो P1 होगा, K2 होगा तो P2 होगा। ठीक है, ये P गैस, ये क्या है, ये T1 ताप पर है और ये T2 ताप पर वो है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ठीक है, तो अब इनको अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो ln P2/P1, समझो, ln P2/P1 माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर T2 -T1/T1 T2, ये आ गया तुम्हारा समीकरण। इस समीकरण को, इसमें अगर के इक्विलिब्रियम की जगह, इसमें मैं के इक्विलिब्रियम की जगह P को रख दूँ, Px को रख दूँ, तो देखो ln P बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी प्लस सी, ये बन जाता है तुम्हारा क्लासियस क्लॉपरेन समीकरण। क्लासियस क्लॉपरेन समीकरण तुम्हें नोट्स में दिख जाएगा। अब देखो, अब अपन सब यहाँ से अपन क्या बता सकते हैं, यहाँ से अपन को ये चाहिए भाई, ये इसका माइनस नहीं आएगा, ये सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा यार, माइनस तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया था ना ये। अब ये आर, इसमें ये मेन चीज़ है, अगर डेल्टा आर एच नॉट अपन को दिया है पॉजिटिव, पॉजिटिव, और T2 इज ग्रेटर देन T1 दिया है, अपन जैसी कंडीशंस ले रहे हैं, तो इस स्थिति में P2 ज़्यादा आएगा P1 से। ठीक है, इस स्थिति में P2 ज़्यादा आएगा P1 से। इस समीकरण से ये इसे मतलब समझ आ रहा है। कैसे, देखो T2 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, तो ये कम होगा, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, पॉजिटिव में आ गई, डेल्टा आर एच ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव हो गया। अब इसमें से घटाओ कुछ भी, लेकिन वैल्यू चाहे पॉइंटों में पॉइंट 1 आई, इतनी पॉइंट कम आया, लेकिन आई तो पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब ln P2/P1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, P2/P1 आ रही है जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव मतलब P2 ज़्यादा है P1 से, इसका मतलब ये है समझने की बात। तो मतलब ताप बढ़ाएंगे अपन तो वाष्प दाब, प्रेशर बढ़ेगा, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब बढ़ेगा। अब इसका जो समीकरण है, देखो समीकरण क्या है, ln P2/P1 बराबर डेल्टा आर एच नॉट बटे आर T2 -T1/T1 T2। इसमें देखो ये उसको y बराबर माइनस वाई बराबर एम एक्स प्लस सी ले, ठीक है, y बराबर, इसको नहीं यार, इसमें नहीं लेना है, ये इसमें लेना है ln p, ये वाला समीकरण है ना, इसको लेना है ln p बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी प्लस सी, इसमें लेना है y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। देखो एम माइनस को हटाओ, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम क्या है यहाँ पर, एम है माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर, एक्स क्या है 1/2,
टी, और सी क्या है, कांस्टेंट। तो देखो ढाल है जो कैसी है, नेगेटिव। अब नेगेटिव स्लोप के लिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है 90 से ज़्यादा। तो इसका नेगेटिव स्लोप कैसे बनती है, ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये होगा एल एन पी और ये 1/t का ग्राफ होगा, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हें समझ आया, बिल्कुल समझ आया होगा। चलो अब अपन देखो, मेरी बात समझो। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो याद रखने की क्या बात है यहाँ पर, देखो एक तो अपन को वासुदेव की परिभाषा याद रखनी है, समझ आई बातें। वासुदेव की परिभाषा याद रख ली। एक अपन को ये क्लासियस, एक तो याद रखना है एल एन के बराबर होता है माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी प्लस डेल्टा आर एस नॉट बटे आर। एक तो ये याद रखना है अपन को। इसमें अपन के बराबर पी पुट करेंगे ना, पी, क्योंकि यार के पी बराबर क्या है, पी एक्स गैस। तो ये प्रेशर वाष्पदाब ही तो है, प्रेशर। और ये के पी क्या है, के एक तरह का सामिश्रण की तो है के पी। तो के बराबर क्या करेंगे, पी पुट करेंगे तो एल एन पी बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट आर टी प्लस, और इसको एक कांस्टेंट मान लो सी। ये तुम्हें याद रखना है, ये क्लासियस क्लोपरन समीकरण है। और इसका ग्राफ कैसा आता है ये, क्योंकि y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। एक्स क्या है, 1/t, ये 1/t, और ये क्या है पूरी एक्स। स्लोप नेगेटिव है तो टेन थीटा नेगेटिव में जाएगा, थीटा 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा होगा थीटा, ठीक है। ये ग्राफ तो तुम्हें आते हैं भाई यार, इतना भी पता होगा तुम्हें, फिर मतलब क्या है। अब देखो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये वाला क्वेश्चन के ये द्रव दिए हैं और इनका क्वथनांक बिंदु दिया है। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ये वाली बात याद रखो, 48, 56, 68, 90, ये सब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा द्रव अधिकतम वाष्प दाब प्रदर्शित करेगा। देखो अधिकतम वाष्प दाब के लिए क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। कारण क्या है भाई, एक बात बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस पर एक तो ऐसा द्रव है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, एक ऐसा है जो 50 डिग्री पर ही उबल जाता है। तो अब 25 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक है कि 100 के, भाई 50 के। तो 50 वाला जो द्रव ए है वो जल्दी उबलेगा, मतलब 25 पर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वो उसके अणु दूर दूर होने लग जाएंगे, है ना। लेकिन 100 वाला जैसे जल है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वो ठंडा ही रहता है, 25 पे तो भाई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वाष्पीकरण बहुत कम होता है। तो जितनी कम वाष्प बनेगी उतना ही कम वाष्प दाब। अरे यार एक बात बताओ, वाष्प दाब क्या है, वाष्प के द्वारा इस द्रव पर लगाया गया दाब। तो जितनी ज़्यादा वाष्प होगी उतना ज़्यादा वाष्प दाब बनेगा। और जितनी, और वाष्प दाब कब आएगा, जब सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रोसेस होगी। वाष्पीकरण की प्रोसेस ज़्यादा कब होगी, जब क्वथनांक कम होगा। क्वथनांक अगर किसी बिंदु का, अगर कोई मान लो एक ऐसा है जिसका क्वथनांक ही 10,000 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई 100-200 डिग्री सेल्सियस पर तो उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उस द्रव में। जैसे शहद होता है, शहद का क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब 200-300 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है शहद का। तो भाई नॉर्मल 100-200 टेम्परेचर पर तो शहद पिघलता तक नहीं है ढंग से, नहीं पिघलता है भाई, नहीं पिघलता है। जैसे ग्रीस होती है नहीं पिघलती है 50। अरे एक बात बताओ, मशीनें चलती हैं तो ग्रीस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो तो भाप बन के उड़ जानी चाहिए थी, पर नहीं उड़ती है। क्यों, क्योंकि उसका क्वथनांक बिंदु बहुत ज़्यादा होता है। जिसका क्वथनांक कम होगा वही जल्दी वाष्प बनेगी, ये बात तुम्हें दिमाग में याद रखनी है। जिसका क्वथनांक कम होगा उसकी वाष्प जल्दी बनती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है करके देखो। समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी H2O लिक्विड से जा रहा है गैस में, ठीक है। वाष्प दाब P है, डेल्टा H है जो पॉजिटिव है। अब वाष्प दाब पर ताप की निर्भरता को व्यक्त करने वाला व्यंजक है। अब देखो यहाँ पर तो अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने तो वाष्प दाब को ताप पर निर्भरता का व्यंजक पढ़ा है, वो ln P2 बटे P1 बराबर डेल्टा आर एच नॉट आर और T2 माइनस T1 बटे T1 T2, ऐसा कुछ समीकरण पढ़ा है। ये भी नहीं हो, ये भी ना हो तो ये वाला पढ़ा है ln P बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी प्लस सी। ये तो एक एक बिलियन के लिए है, ये 2 बिलियनों के लिए है, 2 तापों के लिए है,
दो तापों के लिए तो निकाला था अपन ने T1 और T2 के लिए, मान लो ये टी ताप पे ले लिया है ना। तो अब एक बात बताओ, ऐसा कोई व्यंजक तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? ये नीट का क्वेश्चन है भाई साहब, नीट 2020-22 के समथिंग का क्वेश्चन है ये। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो इसमें देखो सब में डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, मतलब इसका अवकलन किया है ताप के सापेक्ष, ताप के सापेक्ष इसका अवकलन किया है। अब भाई ऑप्शंस देख के भी सॉल्व करना होता है। तो अब इसका देखो ताप के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो क्या होगा, ln p का d बाई डी टी अवकलन कर दिया। अब देखो इसका भी डी बाई डी टी करते हैं तो ये 1/t का अवकलन होगा, 1/t का। अब 1/t का अवकलन क्या होता है भाई, देखो 1/t को 1/t है, इसको ऊपर ले जाओ है ना। अब देखो अवकलन क्या है, डी बाई डी टी। देखो अवकलन करते हैं इसका, मैं तुम्हें पूरा सिखाता हूँ यार। ln p बराबर डी नहीं वो डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी प्लस सी। देखो कांस्टेंट है, सी को हटा दो, इसमें माइनस आ रहा है। देखो अब इसका अवकलन करेंगे कि टी के सापेक्ष तो डी बाई डी टी अवकलन, इसका तो होगा नहीं है ना, ठीक है। अब इसका अवकलन करो डी बाई डी टी, इसमें ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे, डेल्टा आर एच नॉट माइनस के बटे आर, ये बाहर आ गया, बचा क्या, डी बाई डी टी अवकलन होगा 1/t का। अब 1/t का अवकलन नहीं होता है, टी को ऊपर ले जाओ तो टी की पावर -1। अब अवकलन क्या होता है, n-1 x n प्लस n-1 ये होता है। तो देखो ओ n-1, हाँ तो देखो n क्या है -1, तो -1 x नहीं t, और -1 तो -1 -2t -2, ठीक है। ये दो, ये -1 -2 हो गया। तो अब अवकलन क्या बचा, डी ln p बटे डी टी बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर, ये बचा -2t की पावर -2 प्लस सी। अब देखो t की पावर -2 में है तो इसको अपन नीचे ले जाएंगे ना, तो हो जाएगा -2 1/t²। तो इसको अपन लिख सकते हैं डी ln p बटे डी टी बराबर, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो गया, डेल्टा आर एच नॉट बाई आर, और टी की पावर माइनस में ऊपर है तो टी की पावर नीचे ले जाओ स्क्वायर में, प्लस सी। ये हो गया इसका अवकलन। अब ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ये रहा देखो टी की पावर स्क्वायर में, आया ना, अरे आया कि नहीं आया, ये इसमें सर सॉरी ये अवकलन का फॉर्मूला ये नहीं होता, एन एक्स की पावर n-1 ये होता है शायद, है ना, ये होता है इस तरह ही, है ना। तो ये देख लेना, अब तुमने ये सब चीज़ सीख ली है ना। देखो वाष्पदाब का खेल समझ गए, ये समीकरण भी समझ गए, ln p बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी प्लस सी। ये ताप की निर्भरता को समझना, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पदाब बढ़ता है, ये अपन समझ चुके हैं, ठीक है। वाष्पदाब समझ चुके हैं, वाष्पदाब की ताप पर निर्भरता समझ चुके हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। तो रहिए, इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा टाइम ले दिया, मुझे पता है 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन अब ले लिए तो क्या करें, ठीक है। अब देखो राउल्ट का नियम किस पर है, वाष्पदाब पर आधारित है। अब इस वाष्पदाब पर आधारित है तो किस प्रकार आधारित है, देखो पहला सिस्टम ले लेते हैं। सिस्टम छोड़ो, पहले तो अपन नॉर्मली राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, मैंने ए प्लस बी को मिला के एक विलयन बना लिया ए बी, इसमें ए विलय है बी विलायक है, दोनों लिक्विड हैं, ठीक है, और लिक्विड ही इसका विलयन बना है, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ आई। अब मैंने क्या लिया, ए को पहले अलग कंटेनर में ले रखा था, ठीक है, बी को मैंने अलग कंटेनर में ले रखा था, फिर उनको मैंने दोनों को मिला दिया ए बी, ठीक है, ए बी में मिला दिया, ठीक है। ये एक विलयन है, इसमें ए है, इसमें बी है। अब इसमें ये विलायक है, ये विलायक कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है। अब मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि भाई ये जब ए था ये बी था, तो ये ए है, ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में ए है, ये शुद्ध अवस्था में बी है, ये विलयन में है, दोनों मिश्रित अवस्था में है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि ए जब शुद्ध अवस्था में था तो इसकी कुछ वाष्प बनी, ठीक है,
उसकी कुछ वाष्प, अरे यार ये तो पिघलेगा भी तो। अरे यार पानी शुद्ध अवस्था में वाष्पीकरण नहीं होता है क्या? होता है। अगर पानी को किसी में मिला देते हैं तब भी वो वाष्प बनती है उसकी पानी की। तो अभी शुद्ध अवस्था में इसकी एक ही वाष्प है। इस वाष्प ने इस लिक्विड पर प्रेशर लगाया, वो है Pa0। शुद्ध अवस्था में यानी मानक अवस्था में, तो यानी शुद्ध अवस्था में ए का जो वाष्प दाब है वो है Pa0। अब बी की वाष्प ने वी की वाष्प ने शुद्ध अवस्था में दाब लगाया तो बी, ये Pb0। यानी Pb0 और Pa0 क्या है? शुद्ध अवस्थाओं में इनके वाष्प दाब है, ठीक है। इनकी वाष्प और इसका द्रव, इन दोनों के बीच साम्य होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि वाष्प दाब साम्य पर ही परिभाषित होता है, ठीक है। इतनी बात समझ चुके हैं। तो Pa0 क्या है? शुद्ध अवस्था में अगर P है और A है तो उसकी वाष्प और द्रव के बीच जब साम्य आ जाएगा उसके बाद उसका वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया वाष्प दाब, और ये क्या है? ये शुद्ध अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया वाष्प दाब है B का, ठीक है। अब ये दोनों को मिला दिया, तब जो वाष्प दाब आया वो पी का, वो ए का आया Pa और बी का आया Pb, ठीक है। दोनों के वाष्प दाब आ गए। इसकी भी कुछ वाष्प अवस्था में कुछ कण हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझो, Pa और Pb में क्या संबंध है? Pa और Pa0 में क्या संबंध है? यही अपन को निकालना है, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो, देखो ये कंटेनर है, कब? जब A और B मिल चुके हैं तो इसमें क्या है? ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब वाष्प बनेगी, वाष्प बन गई, ठीक है। वाष्प है ये। अब इस वाष्प में क्या है? ए के भी कण है और बी के भी कण है, क्योंकि दोनों लिक्विड लिए हैं अपन ने, ठीक है। तो दोनों की वाष्प बनेगी, ठीक है। ये द्रव है, यानी ये द्रव है, इन दोनों के बीच में साम्य आ चुका है, ठीक है। साम्य पर अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें भी ए और बी दोनों के कण हैं, ठीक है। अब द्रव में ए की जो मोल भिन्न है, यानी इस द्रव में मोल भिन्न क्या होती है? खुद के मोल, खुद के मोल बटे टोटल मोल। मोल भी नहीं है ये तो होती है, तो खुद के मोल, देखो इसमें ए के अपन ए लिया है, उसके खुद के मोल बटे टोटल मोल है। इस, अब देखो मेरी बात समझो, मेरी बात थोड़ी सी समझो बस। ये लिक्विड है, ये वाष्प है, दोनों एक कंटेनर में है। ए के अपन ने जो शुरू में मोल लिए थे वही तो टोटल मोल है यहाँ पर भी। कोई मोल बढ़े नहीं है, कोई मोल घटे नहीं है, ये अपन अच्छे से जानते हैं। अब देखो मेरी बात समझो, अब बात क्या है? बात इतनी सी है कि ए और बी यहाँ तो है लिक्विड अवस्था में, यहाँ है वाष्प अवस्था में। तो यहाँ भी इसके कण है, यहाँ भी इसके कण है, यहाँ भी कुछ मोल है, यहाँ भी कुछ मोल है। तो मोल है तो मोल भिन्न भी होगी, ठीक है। मोल भिन्न भी होगी। तो देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ एक्स ए क्या है? ए की मोल भिन्न, और एक्स बी क्या है? बी की मोल भिन्न। पर किस अवस्था में? विलियन में, विलियन में ए की मोल भिन्न है, ये मोल भिन्न है। और ये क्या है? बिलियन में, इस विलियन में बी की मोल भिन्न है, ठीक है। समझ आया? अब यहाँ गामा, गामा ए और गामा बी है। ये क्या है? वाष्प में, वाष्प, वाष्प प्रावस्था में ए के मोल भिन्न और वाष्प प्रावस्था में बी के मोल भिन्न, क्योंकि वाष्प प्रावस्था में भी तो मोल है। तो अब राउल्ट ने क्या कहा है? राउल्ट कहता है कि जो पीए है, पीए कब आया? पीए कब आया? जब मिश्रण बना दिया तब आया पीए। जो पीए है यानी ए का वाष्प दाब है ना, वो समानुपाती होता है उसकी मोल भिन्न के। ये उसने कह दिया है, विलियन में उपस्थित उसकी मोल भिन्न के। इसी प्रकार पीबी, जो पीबी है वो समानुपाती है एक्स बी के। ये तुम्हें समझना है। अब ये क्या है क्या नहीं है मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। एक बात बताओ, देखो शुद्ध अवस्था में ए था तो उसकी जो सतह पर वाष्प दाब लग रहा था वो था Pa0, ठीक है। अब विलियन बन गया, तो अब एक बात बताओ, शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब लग रहा था वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ बी के भी कण है तो उसकी भी तो वाष्प बनेगी, पर वहाँ कंपटीशन आ जाएगा, तो वहाँ उसका वाष्प दाब Pa0 ना रहकर वो हो गया Pa। अब जो ये कह रहा है कि Pa कितना होगा, राउल्ट ने कहा है कि Pa उतना हो, Pa उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। अगर XA यानी A की मोल भिन्न, मोल बहुत ज़्यादा हुए, मोल भिन्न ज़्यादा कब होगी? खुद के मोल, यानी ए के मोल Na बटे Na प्लस Nb।
अगर ए के मोल बहुत ज़्यादा होंगे तो उसकी मोल भिन्न ज़्यादा होगी एक्स से, तो उसकी वाष्प भी ज़्यादा बनेगी। अरे यार एक बात बताओ, तुमने पानी और दूध मिलाया, ठीक है, दूध अलग था पानी अलग था, लेकिन तुम अब पानी की वाष्प, देखो इस कंटेनर में पानी था, ठीक है, पानी था तो उसकी उसका वाष्प दाब लग रहा था कुछ। अब ये इस कंटेनर में दूध है, उसका वाष्प दाब, अब मैंने इन दोनों पानी और दूध को मिला दिया यहाँ पर, ठीक है, तो अब मैंने पानी ज़्यादा लिया है, तो बताओ वाष्प वाष्प बनेगी उसमें पानी के कण ज़्यादा होंगे कि दूध के कण? सीधी सी बात है, पानी के कण ज़्यादा होंगे, पानी के कण ज़्यादा होंगे भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं दूध ज़्यादा लेता हूँ तो उसमें दूध के कण ज़्यादा होंगे वाष्प अवस्था में। तो यही तो कह रहा है कि अगर पी ए उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा वाष्प विलयन में, ठीक है। तो अब देखो इसने कहा है कि पी ए का वाष्प दाब समानुपाती है उसकी मोल भिन्न के। जो ए घटक है, तो यही तो इसने कहा है। देखो विलयन में किसी वाष्पशील घटक, वाष्पशील घटक का मतलब है जिसकी वाष्प बनती हो। अगर तुमने यार विलयन में वो डाल दिए क्या, वो नमक डाल दिया, नमक की कोई वाष्प बनती है क्या? नहीं बनती है भाई। अब नमक तो एक ठोस पदार्थ है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अरे यार एक बात बताओ, समुद्र से जब नमक निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको क्यारियों में, पानी को क्यारियों में रख देते हैं। क्यारियों में क्या होता है, नमक तो नीचे जम जाता है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। मतलब नमक की वाष्प नहीं बनती है, नमक की वाष्प नहीं बनती है। तो अब एक बात बताओ, तो एक बात बताओ, वाष्प दाब तो वही तो लगाएगा जो वाष्पशील घटक होगा। तो ये कह रहा है कि विलयन में किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, यानी ये जो इसका खुद का आंशिक वाष्प दाब है वो उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ना कि वाष्प में उस घटक की मोल भिन्न, या वाष्प की जो मोल भिन्न है ना इसके समानुपाती नहीं, विलयन की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इतना तुम्हें समझना है बस, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि विलयन में पी घटक का जो वाष्प दाब है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। मोल भिन्न हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक है पी ए नॉट एक्स ए। ये इतना समझा दिया है बस इसने, ठीक है। अब इस प्रकार पी बी समानुपाती है एक्स बी के उसकी मोल भिन्न के, तो पी बी बराबर होगा पी बी नॉट एक्स बी। ये राउल्ट का नियम है, बस इतना सा। राउल्ट का नियम क्या है, इतना सा नियम है भैया, इतना सा नियम है भाई राउल्ट का, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विलयन में किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब इसको अपन हटाएंगे तो पी ए नॉट एक्स ए आ जाएगा और पी बी बराबर हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। अब अपन ने क्या कहा, अब अपन क्या कहते हैं कि अब ये जो विलयन बनाया है अपन एक्स वो ए और बी का, इसका टोटल वाष्प दाब क्या है, पी एस। इस पूरी विलयन का वाष्प दाब पी एस है। अब पी एस विलयन का वाष्प दाब है जो पी ए प्लस पी बी से मिलकर बना है। ये है डाल्टन का नियम, डाल्टन का वाष्प दाब का नियम, आंशिक दाब, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब का नियम ये कहता है कि अगर तुमने कोई विलयन बनाया उसमें 5 घटक हैं और 5 घटक टोटल मिलके एक वाष्प दाब दे रहे हैं पी, तो जो पांचों घटक के वाष्प दाब होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ये इन टोटल का योग इस दाब के बराबर होगा, इसने ये कहा है। तो यहाँ पर दो ही घटक है पी ए और पी बी, तो ये जो पी एस होगा पी विलयन का होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा। ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। अब देखो पी एस इजिकल टू, इसकी जगह ये रखते हैं, इसकी जगह ये रखते हैं, तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी हो गया, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि मोल भिन्न होती है, वो क्या होती है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होती है। ये मोल भिन्न का अपन नियम पढ़ चुके हैं मोल में, ठीक है। तो पी एस इजिकल टू होता है पी ए नॉट एक्स ए। अब यहाँ से मैं तुम्हें एक्स बी की वैल्यू निकाल दूँ, 1 माइनस एक्स ए, कोई दिक्कत है? तो यहाँ देखो पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए, तो देखो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। तो देखो इसमें से तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट ये कॉमन आ जाएगा, एक्स ए प्लस पी बी नॉट। ये तो थोड़ा सा सॉल्व किया है, पर ये एक बार नीट में पूछा जा चुका है ये चीज कि ये क्या है भाई,
ठीक है, सेम पूछा जा चुका है। तो अब तुम्हें इतना समझ आया, इतना समझ आया, इतना समझ आया मेरे भाई। तो अब ये तुम्हें इतना समझ आ चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो इसका एक ग्राफ बनता है। यार ये क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे पढ़ा नहीं आएगा।